एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आजीविका ये लोग कैसे यहाँ पे अपनी अर्न करते हैं। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली, फिर उस क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के लोगों के काम धंधे के बारे में देखा। उसके बाद में वहाँ के पेड़ पौधे और फसलें, दूसरी चीज़ें कैसे चेंज होती है उसके बारे में देखा। फिर गांव में लोग इन विभिन्न तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं। आज इन दोनों पार्टों में इसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। ये गांव के यहाँ एक तस्वीर दी गई है, उसके बारे में कुछ बताया है। कलपट्टू गांव है ये। तमिलनाडु के समुद्र तट के पास में एक गांव है कलपट्टू। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास में कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट बनाना, बैलगाड़ी का काम करना, कई सारे काम हैं। तमिलनाडु के समुद्र तट से लगा हुआ है कलपट्टू और यहाँ पे कई तरह के काम होती है, खेती भी होती है। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स का काम करते हैं, कुछ शिक्षक हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं, नाई हैं, साइकिल ठीक करते हैं, लोहार भी हैं, यहाँ पर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ यहाँ दुकानदार और व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली व बाजार की तरह दिखती हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकान दिखेंगी, जैसे चाय की दुकान है, उसके अंदर सब्जी वाले की दुकान है, कपड़े की दुकान है, 2 दुकानें बीज और खाद की हैं, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की मुल्की चीज़ें, जैसे सुबह के टाइम में वहाँ पर इडली और डोसा मिल जाता है, उपमा भी मिल जाता है। शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार भी रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है जहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में मकान बनाने और लॉटरी चलाने का काम भी करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। संचित जमीन पर मुख्य स्तर पर धान की खेती होती है। जहाँ संचित जमीन है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जहाँ सिंचित जमीन आ जाती है वहाँ पे गांव की खेती भी होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग है, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। कुछ लोगों से मिले कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ये धान की रोपाई कर रहे हैं, यहाँ पे कमर तोड़ काम होता है। ये कर रहे हैं, ये यहाँ पे इतना सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है ये। अब यहाँ पे इनका एक है कि तुलसी के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ सब रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ का धान का खेत भी है। शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करूथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब मैं जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबोने रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का व्याज 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से थोड़ा कम है, फिर भी मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। तो ये एक कहानी यहाँ पे दी गई है उसके बारे में। अब यह एक मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीटों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास ही खान से पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और
पत्थर बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में भी मेरी यहाँ पे मदद करता है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिखाई गई है कब रोपाई होती है, कब निराई होती है, इसकी कब कटाई होती है, बीटा बनाना, ये सब है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन गांवों में कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मजदूर से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है और मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में भी होता है। अब यहाँ एक शेखर की कहानी बताई है कि हमें यह धन अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कई बार कटाई के समय पूरी छोटे किसानों की मदद ले लेते हैं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे ध्यान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी का अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ मैं से अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चलता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है जो दूध हम यहाँ ही सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के साथ कर्ज लेते हैं। अक्सर ये मिल भी जाता है। पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छे किस्म के हों तो यहाँ पे किस्म के नहीं होते तो फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया है। पिछले कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन सकता है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर ली। रामलिंगम और करुथम्मा की यहाँ पे जो बताया गया था उसके बारे में। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने अपना पैसा लगाया, थोड़ी सरकारी बैंक से कर्ज लिया है और कलपट्टू और आसपास के गांव से भी धान खरीदते हैं। मील का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान इसमें है कि कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम ऐसे हैं।
बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूर हैं और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा भी जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना, इतना काम। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही जरूरी है। महुआ बनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने और शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसा काम समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। एक परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ये भी तमिलनाडु का ही एक गांव है। ये खेती का प्रकार बताया गया है कि नागालैंड के अंदर ऐसी खेती होती है। इस तरह की सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, उसमें खेती की जाती है। नागालैंड का एक गांव है, चिजामी नाम है इसका। नागालैंड का गांव है, चिजामी नाम है और ये नागालैंड के फेक जिले में है। ये इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। सीढ़ी नुमा खेती करते हैं और इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाई जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े और किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा हो। चिजामी के लोगों के आसपास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। 6 से 8 लोगों को एक 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समय इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। अरुणा और पारिवेलन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है ये गांव। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका काम है मछली पकड़ करके अपनी आजीविका चलाना। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं, जो कि सुबह 6 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन से इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा यहाँ पे इन्हें मिलता है उससे इनका यहाँ पे घर चलता है। उसके बाद में यहाँ पे मुझे मिलता है वह चारों भागों में बट जाता है, यानी 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन से लगा हुआ है। इससे लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल पाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाते हैं। कुछ व्यापारी भी जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं वे दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर यहाँ पर जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक
समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। यही कारण बाद में भी हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी का कारण बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। इसके बारे में यहाँ पे बताया। इस तरीके से हम मछलियाँ लेकर आते हैं समुद्र से निकालकर और फिर अपने टोकरों में रखकर इसकी यहाँ पे मछलियों की नीलामी की जाती है। यहाँ से जो इन्हें पैसा मिलेगा उससे इनकी आजीविका चलती है। यानी इनके 4 पार्ट ये कर देते हैं। 3 पार्ट 3 लोगों को दे दिए जाते हैं और एक जिसका इंजन और वो नाव होती है उसे दे देते हैं। इनकी रहती है वो नया नाव, इन्होंने कर्ज पर ली है बैंक से कर्ज लेकर के, तो इन्हें जो पैसा मिलता है ये बाद में उसे लौटा देते हैं। कुछ महीने तक ही चलता है क्योंकि कुछ महीने के बाद में मछलियाँ प्रजनन पर चली जाती हैं, तो उस टाइम पर इनका काम नहीं हो पाता और काम ना होने की वजह से इन्हें अपना गुजारा फिर दोबारा कर्ज लेकर के करना पड़ता है। इस तरीके से इन्हें यहाँ पे बेचते हैं। स्थानीय बाजारों में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरे ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी काम कर लेते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुवाई करना, निराई करना, कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी यहाँ पे समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी जमीन, व्यापार और अन्य यहाँ पे काम धंधे में फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों के ऊपर साल रोजगार तक नहीं मिलता है। ये बस इतना ही बताया इस चैप्टर में इसके बारे में।